हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो इस क्लास में हम लोग इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 1 to 21 हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके आगे क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 21 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में। तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि इनकम टैक्स के बारे में क्या सही है। ए ऑप्शन है आपका, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स के बारे में यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट से। आपका पहला ऑप्शन ये है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको, अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न रहता है। आपका बी ऑप्शन क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट हैव मोर पावर देन द यूनियन गवर्नमेंट। अब बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट से। तो ये स्टेटमेंट तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है इनकम टैक्स को लेकर। सी आपका क्या कह रहा है? बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर्स बट यूनियन शैल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टेट और यूनियन के पास बराबर पावर होती है, लेकिन यूनियन क्या होगा? प्रिवेल हो जाएगा कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। और डी आपका क्या कह रहा है? ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर। तो केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो उसका कंप्लीट पावर आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। और यूनियन गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, उसके बाद आपकी फाइनेंस कमीशन आती है, और फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग वो जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सेंटर स्टेट के बीच में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीन्स किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपका ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर, यहाँ पे केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्डिक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो कौन सा वर्डिक्ट है जो डायरेक्ट सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में है? मीन्स ऐसा कौन सा वर्डिक्ट था जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड था? देखिए, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। आपको अगर यहाँ पता होगा अगर एक भी, तो आप देखिए यहाँ पे SR बॉम्बई केस आपको नहीं मानते हैं, आपको नहीं मालूम। और केशवानंद भारती केस, ये तो सबसे फेमस केस है, और ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि ये किससे रिलेटेड था? बेसिक स्ट्रक्चर से। तो मान लेते हैं ये हमें बाकी नहीं पता, लेकिन केशवानंद भारती केस तो हम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पे आप 2 को देख लीजिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में नहीं बात करता। तो आप 2 का एलिमिनेट कर दीजिए, और यहाँ से आपको सीधा अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ओनली ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं SR बम्बई केस क्या था। देखिए, SR बम्बई केस में क्या हुआ था ना कि इसमें डिसाइड किया था, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर के जो कर्नाटक के CM थे वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था आपका आर्टिकल 356 के अंदर। अब वहाँ पे जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया गवर्नर के कहने पे, तो फिर वहाँ के जो CM थे वो गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये वहाँ पे कहा कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है ये एक माल एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, इसके बेसिस पे जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था, मीन्स आर्टिकल 365, ये SR बम्बई केस में डिफाइन किया गया था इमरजेंसी के प्रोविज़न को लेकर के। और ये किसके अगेंस्ट था? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेनका गांधी केस। मेनका केस तो आपको पता हो, ये आपका 1978 में क्यों हुआ था? पासपोर्ट से रिलेटेड था। ये पासपोर्ट जो जब्त कर लिया गया था, मतलब पासपोर्ट को लेकर के मेनका गांधी को कहा गया था कि आपको पासपोर्ट देना है अपना। तो इसी के बेसिस पे आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को लेकर के कोई भी अगर केस आता है तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 21 प्रिवेल करेगा। मतलब आप किसी का लाइफ और लिबर्टी को नहीं छीन सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को। और आपका इंदिरा साहनी केस आपको पता होगा, मंडल केस के बारे में, और ये इंदिरा साहनी केस किससे? रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो चलिए, ये सब आप आराम से बुक में देख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रूल ऑफ रिप्रेजेंसी हैज़ एप्लीकेशन इन अ केस वेयर। देखिए, यहाँ पे आपका कीवर्ड है रूल ऑफ रेप्यूजेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट के केस में, मीन्स अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो
कौन सा प्रिवेल करेगा। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंसी आपका कहाँ पे डील किया गया है, आर्टिकल 251 के क्लॉज 1 में। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में तो कौन प्रिवेल करेगी, यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे रूल ऑफ रिप्रेजेंसी इसी से रिलेटेड है, तो इस बेसिस पे अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए आपका स्टेटमेंट ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बोथ यूनियन एंड स्टेट ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट लिस्ट। तो स्टेट और यूनियन के पास अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग फील्ड के लिए। आपका बी क्या है, बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज आर इनेक्टेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों यूनियन और स्टेट क्या है, इनेक्ट किसके अंदर होती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किस बेसिस पे होगा, कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के ही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस के लिए ही रूल ऑफ रिप्रेजेंसी बताया गया है। दिखता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है आपका, पार्लियामेंट और अ स्टेट रिसोर्स शुड कीप विद इन द डोमेन असाइन टू इट, वन शुड नॉट ट्रिपास इनटू द डोमेन रिजर्व फॉर द अदर। तो देखिए पार्लियामेंट स्टेट के पास दोनों के पास अपना अपना डोमेन है, अपना अपना लिस्ट दिया हुआ है, और किसी भी एक को दूसरे वाले में इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, लेजिस्लेशन विल बी इनवैलिड इफ इट इंक्रोचेस ऑन मैटर विच हैव बीन असाइन टू द अनदर लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेशन अगर इनवैलिड हो जाएगा, अगर कोई भी स्टेट हो या सेंटर हो किसी दूसरे के मामले में कुछ लेजिस्लेशन बनाती है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट और असर्शन दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। देखिए कौन सा जो टैक्स है वो लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और रिटेन्ड सब स्टेट के द्वारा किया जाएगा। मीन्स लगाना भी स्टेट को और कलेक्ट भी करना है स्टेट को और यूज़ भी किसको करना है, स्टेट को। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। एंड सेकंड क्या है, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द लोकल एरिया। तो देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर इनकम, ये आपको मस्ट पता होगा कि यहाँ तो स्टेट का ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए 3 सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3 को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते या 3 के बेसिस पे ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। देखिए इसके बारे में भी आपके और लोकल एरिया के बारे में या मिनरल राइट्स के बारे में, सबके बारे में स्टेट टैक्स लगाती है और स्टेट ही कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस बिलोंग टू द यूनियन एक्सक्लूसिवली। देखिए एक्सक्लूसिवली का साफ सा क्या मतलब होता है ना कि उस पर स्टेट का कोई काम नहीं रह गया, मतलब जो करेगी यूनियन ही करेगी, तो यूनियन के पास ही उसका टैक्स कलेक्ट होगा या यूनियन ही टैक्स लगाएगी और यूनियन ही उसको यूज़ करेगी, उसको जैसे मन करे वैसे यूज़ करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो कस्टम ड्यूटीज़ होता है, कस्टम ड्यूटीज़ क्या है आपका, जो टैक्स इम्पोज होता है इम्पोर्ट्स पे। अगर कुछ इम्पोर्ट हो रहा है उस पर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाती है तो वो क्या होगा, आपका कस्टम ड्यूटी। और लैंड रेवेन्यू आपको पता है ये किसके अंडर आती है, स्टेट के अंदर। और कॉरपोरेशन टैक्स, किसी कंपनी पे टैक्स लगाया जाना, जो डायरेक्ट टैक्स होता है आपका। लेकिन जो सरचार्ज और इनकम टैक्स, मींस इनकम टैक्स के ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाएगा वो आर्टिकल 2271 में अच्छे से डील किया गया है कि इसमें केवल और केवल सेंटर का रोल रहेगा। तो इस तरह यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आपको स्टेटमेंट देखना और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है किसके बारे में। देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग द डायरेक्शन टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन का वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए तो करेगी ही और मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी सेंटर इसमें करेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट लग रहा है कंप्लीट। तो आप यहाँ पे जहाँ पे 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे 1 एलिमिनेट करने से भी आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। तो आपका सेकंड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम होता है, आप लोग न्यूज़ भी सुनते होंगे तो आपको पता होगा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर किस कंप्लीट स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो यहाँ पे 2 को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा और आप इस तरह से ऑप्शन सी को अपना चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी इस तरह के क्वेश्चन में।
देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रिवेल। अगर इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, मीन्स अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया गया, तो कौन सा प्रिवेल करेगा और किस सिचुएशन में। तो देखिए यहाँ पे आपको चारों के चारों स्टेटमेंट मोर और लेस इस तरह क्वेश्चन में सेम लगता है और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती ही है जहाँ पे आपको करेक्ट मतलब जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज़ करना पड़ता है। तो आपका फर्स्ट क्या है, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो वैसा लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ लॉ से ऊपर हो जाएगा। आपका सेकंड क्या है, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट आफ्टर लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो जो पार्लियामेंट का जो लॉ रहेगा वो किससे नीचे आ जाएगा, स्टेट के लॉ से, मीन्स स्टेट ऊपर हो जाएगा और उसके नीचे पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो देखिए पार्लियामेंट का लॉ कब प्रिवेल करेगा, लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है उसके बाद भी और उसके पहले भी, एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के द्वारा बनाया गया है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्लियामेंट हमेशा ऊपर रहती है, कोई भी लॉ हो तो। मान लेते हैं पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में कोई लॉ बना देती है और सेम स्टेट लिस्ट भी वैसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है उसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका यूनियन का लॉ प्रिवेल कर जाता है। चाहे तो स्टेट का लॉ कुछ भी हो, मतलब स्टेट के लॉ से हमेशा यूनियन की लॉ ऊपर रहेगी। स्टेट का लॉ कुछ भी हो, अगर वहाँ पर यूनियन का लॉ आ जाता है तो वो प्रिवेल कर जाता है, एक्सेप्ट सम कभी कॉन्करेंट लिस्ट में छोड़ के, क्योंकि अगर सेम सब्जेक्ट होता है तो जो पार्लियामेंट की लॉ होती है वो प्रिवेल करती है, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो उसे इनकन्सिस्टेंट कर सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या है। आपको देखना और करेक्ट पेयर को मैच करना है। देखिए टैक्सेस लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड। देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। मीन्स कलेक्ट यूनियन उसको लगाती है और कलेक्ट करती है और स्टेट को देती है। और आपका सेकंड क्या है, द टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। और स्टेट को असाइन करती, कलेक्ट करती है सेंटर और असाइन किसको कर देती है, स्टेट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, तो इसमें किसकी ये जो है टैक्सेस लेवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, किया आपका कहाँ डील किया गया, आर्टिकल 268 में। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे करेक्ट मैच किया हुआ है आपका। और आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 269 आर्टिकल में डील किया गया और यहाँ भी टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ गुड इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। तो इंटर स्टेट के ट्रेड के बारे में जो भी होती है वो टैक्स सेंटर लगाती है और असाइन किसको कर देती है, कलेक्ट करके स्टेट को। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कहीं कहीं पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ पंची कमीशन या पुंची कमीशन, आप इसको कैसे भी बोल सकते हैं, ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो पुंची कमीशन है वो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में क्या कहती है। तो देखिए ये क्या बोली, मतलब इसका रिकमेंडेशन क्या था, फर्स्ट क्या है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सेकंड क्या है कम्युनल वायलेंस है, थर्ड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट है, और फोर्थ क्या है आपका सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ऐसे क्वेश्चंस को यूपीएससी नॉर्मली नहीं पूछती। अगर ये कमीशन आपका न्यूज़ में रहा है, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न न्यूज़ में रहा है तो जाकर के यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, नहीं तो इतना स्टैटिक क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे चारों का चारों क्या है, करेक्ट है। चारों रिकमेंडेशन पंची कमीशन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन द मैटर इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ऑनली इफ द। देखिए पार्लियामेंट कब बना सकती है स्टेट लिस्ट के मामले में कोई भी लॉ। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटिंग दैट इट इज द नेशनल इंटरेस्ट दैट द पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन सच मैटर। तो काउंसिल ऑफ स्टेट कौन है आपकी, राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास अथॉरिटी होती है कि वो रेजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को बोले कि इस बेसिस पे स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे आपको लॉ बनाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे
आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल बोथ पासेस अ रिजोल्यूशन दैट इट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन सच मैटर। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट वो है, वो हाउस और जो हाउस ऑफ पीपल है, दोनों रिजोल्यूशन पास करेगी और पार्लियामेंट को ये कहेगी कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, इसलिए इस पर लॉ बनाया जाना चाहिए। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि राज्यसभा की फुल अथॉरिटी होती है रिजोल्यूशन पास करने में, वहाँ पे लोकसभा का कोई काम नहीं होता है स्टेट के मैटर में। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप आराम से अपना ऑप्शन बी एंड डी को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे तो ऑप्शन थर्ड में देखिए, प्रेसिडेंट गिव द प्रायर परमिशन फॉर सच लेशन। तो क्या प्रायर परमिशन चाहिए होता है किसका? आपके प्रेसिडेंट का। तो नहीं, यहाँ पे प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होता है कोई भी रिजोल्यूशन या पास कराने में। लेकिन हाँ, रिजोल्यूशन पास हो गया, जब वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, तो उसको एक्ट बनाने में लास्टली किसका हाथ होता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का साइन किए बिना कोई भी जो बिल है वो एक्ट नहीं बनती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है ये? असर्शन एंड रीज़न। असर्शन क्या है आपका? देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। रीज़न क्या है इसका? द स्टेट हैव नो एडिक्वेट रिसोर्स टू टेक अप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए आपका क्या कह रहा है ना, कि सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए मतलब रिव्यू करने की बात की जा रही है कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को रिव्यू किया जाए। इसका रीज़न क्या दिया गया? द स्टेट हैव नो एडिक्वेट रिसोर्स, क्योंकि स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है तो वो तो बात करेगी कि रिव्यू किया जाए सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को, तो सेंटर को स्टेट को ज़्यादा पावर दिया जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। यहाँ पे आप अगर जनरलाइज व्यू में सोचे तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों असर्शन एंड रीज़न करेक्ट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को फिलफिल करा, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए, नो लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी ट्रीटेड as unconstitutional if the incidentally touches upon the jurisdiction provided for the list 1 and list 3। तो कोई भी लॉ जो है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा, मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अगर वो लिस्ट 1 या लिस्ट 3 को टच करता है। तो देखिए, जो स्टेट का लॉ है वो लिस्ट 2 की बात करता है, और अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है अगर वो टच कर दे रहा है, मीन्स इंसिडेंटली अगर हल्का फुल्का वो 1 से मैच कर रहा है, लिस्ट 1 से या लिस्ट 3 से मैच कर रहा है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देना। तो ये तो ऐसा तो नहीं होता, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन नॉट मेक अ लॉ टू रेगुलेट वाटर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो वाटर को रेगुलेट करने के लिए लॉ नहीं बना सकती, यहाँ पे ये कह रहा है। तो आपको पता होगा वाटर किस सब्जेक्ट में आता है, आपका यूनियन लिस्ट में भी आता है और स्टेट लिस्ट में भी आता है। स्टेट यूनियन लिस्ट में क्या आता है आपका? रिवर, अगर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, अगर इंटर स्टेट रिवर की बात होती है तो वहाँ पे रिवर किसके अंडर आएगा? यूनियन लिस्ट के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात हो जाए, जैसे कि आपका वेल हो गया या डैम बनाना हो गया, वो स्टेट लिस्ट के अंडर आ जाएगा। तो इसको लेकर भी बात भी चल रही थी कि इसको कहाँ डाला जाए? कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि इस पर लॉ कौन बनाते हैं? दोनों, आपके जो स्टेट और सेंटर दोनों। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, स्टेट कैन नॉट मेक। तो आपको पता है स्टेट तो बना सकते हो, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं आपका ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 357 फॉर द स्टेट कंटिन्यूज इट्स एप्लीकेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो आपका आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, उसके बाद जो भी लॉ बनाया जाएगा उस स्टेट के बेसिस पे, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। मीन्स उस स्टेट के बेसिस, उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो आर्टिकल 357 के अंडर बनाएगी। मीन्स वहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन उसके बाद इसका ये एक्सपायर हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो स्टेट उसके उस लॉ के ऊपर कोई दूसरा लॉ ना बना दे, तब तक वो लॉ चलते रहता है। एटलीस्ट आपका 6 मंथ या ऐसा ही कुछ होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। आपका डी क्या है? पार्लियामेंट हैज़ फुल पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिडरी मैटर। तो हाँ, ये तो सही है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है रेसिडरी मैटर को लेकर के। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो ऐसे वर्ड पर आप ध्यान देंगे, नॉट कहाँ है, इनकरेक्ट कहाँ है।
देखिए आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या रहेगा हर एक स्टेट का, वो इंश्योर करेगा क्या कि जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो स्टेट अच्छे से एग्जीक्यूट करें। तो एग्जीक्यूट मीन्स स्टेट ये कंप्लायंस है वो इंश्योर करेगा कि जो पार्लियामेंट का लॉ है वो अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए उसके स्टेट में। और बी आपका क्या है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशरी प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। तो जो क्रेडिट हो गया आपका, जो पब्लिक एक्ट होगा या रिकॉर्ड होगा या जो भी जुडिशल प्रोसीडिंग होगा उसका किसको दिया जाए, टेरिटरी ऑफ इंडिया को, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी कौन है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना भी रही है या कोई एक्ट कर भी रही है तो वो कौन करता है, स्टेट ही करता है या यूनियन टेरिटरी करता है, या फाइनली वो कहाँ तक होता है, डिसेंट्रलाइज मैनर में आपके पब्लिक तक। तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए, पब्लिक को या उस स्टेट को या उस यूटी को। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। आपका सी क्या बोल रहा था, गवर्नर ऑफ स्टेट में इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स। तो गवर्नर क्या करेगी, स्टेट जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेगी कि अगर स्टेट का पावर एक्सटेंड हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बोलेगी कि आप इसको देख लीजिए। मीन्स स्टेट का पावर एक्सटेंड्स करना है, मीन्स अदर स्टेट में स्टेट का कोई लॉ को ये करना इम्पोज करना है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि आप इसका दायित्व ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, जो स्टेट का जो लॉ होता है वो स्टेट तक ही काम करता है, एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन सम फॉलोइंग रिस्पेक्ट। तो आपको बताना है कौन कौन से रिस्पेक्ट में आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन अभी है, मीन्स जो पावर दिया गया आपका सेंटर को, स्टेट को, एंड जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है वो किस तरह से मैच करता है आपका 1935 में जो दिया गया था आपका किसको, फेडरल, एंड प्रोविंस था आपका उस समय में, और क्या था, और कुछ था आपका गवर्नर जनरल के पास पावर था, और वहाँ पे क्या था, एक कॉन्करेंट लिस्ट भी था। तो इन सबको आपको बताना है कि कौन दोनों आपस में सेम है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्या है, इन केस ऑफ ओवरलैप ऑफ मैटर एज बिटवीन 3 लिस्ट सब्जेक्ट्स प्रीडोमिनेंस बोथ इन द गिवन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो अगर कहीं ओवरलैप होता है तीनों लिस्ट के मैटर में तो कौन सा डोमिनेट करेगा वहाँ पे, आपका यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 1935 में भी ऐसा था और अभी भी ऐसा, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, तो आप डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड क्या है, इन केस ऑफ रिप्रेजेंसी इन कॉन्करेंट फील्ड इन बोथ सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर अ प्रोविंशियल और स्टेट लॉ। तो अगर कॉन्करेंट फील्ड में कुछ हो जाता है, कुछ विरोध हो जाता है तो वहाँ पे प्रोविंशियल लॉ और स्टेट लॉ के ऊपर कौन होगी आपकी, यूनियन मीन्स सेंट्रल लॉ। तो यहाँ पे भी आपका सेकंड भी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सारी बात थर्ड पे आ जाती है, इन बोथ रेजिस्ट्रेटिव पावर वर वेस्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो दोनों ही केस में रेजिस्ट्रेटिव पावर किसके पास थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास। तो आपको मालूम है, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन थी, मीन्स सेंटर में कोई अथॉरिटी थी, स्टार्ट ही होती थी फेडरल से, और सेंटर पे कौन थे आपके, गवर्नर जनरल। तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है बट उस टाइम पे गवर्नर जनरल के पास होती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और आपका करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ये भी आपका फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द टैक्स लेविड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड असाइन टू द सेंटर। तो टैक्स यूनियन लगाती है और सेंटर को दे देती है, तो ऐसा कौन सा टैक्स हो सकता है, या फिर आपका बी क्या, टैक्स लेविड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट। देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं पूछा गया, आपको यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर हल्का फुल्का ही पता होगा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो आपका ऑप्शन सी देखिए, टैक्स लेविड बाय द स्टेट एंड असाइन टू द स्टेट। तो टैक्स जो है वो स्टेट लगाएगी और असाइंड भी किसको करेगी, स्टेट को। मतलब टैक्स लगाना भी स्टेट का काम है और टैक्स किसको देना है, स्टेट को ही देना है, खुद ही रखना है। तो आपका यहाँ पे लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे जो भी होता है टैक्स लगाएगी भी स्टेट और रखेगी भी स्टेट। तो आपका यहाँ पे आप सी को ऑप्शन 2 से मैच कराइए, तो आपका 2 ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स सी का 2 आपका ऑप्शन ए या डी ही करेक्ट होगा। तो आप फिर देखिए आपका ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टैक्स लेविड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब टैक्स लगाएगी यूनियन
और किसको किसको बांटेगी, खुद भी रखेगी थोड़ा और स्टेट को भी देगी। तो ये किसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डील किया था, इनकम टैक्स के प्रोविज़न के बारे में। तो इनकम टैक्स कहाँ पे है, मीन्स आपका डी किससे मैच करेगा, ऑप्शन 1 से। तो डी ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोगों को केवल 2 मान लेते पता है, या आपको ये दोनों पता है, तो आप आराम से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए का क्या करेक्ट हो जाएगा, मैच। टैक्स लेविड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया असाइन टू द सेंटर, मीन्स यूनियन लगाएगी और खुद ही रखेगी सेंटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका सरचार्ज। एंड आपका बी क्या है, टैक्स लेविड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट, ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट का जो गुड होता है उसके बारे में। देखिए इसके बारे में आपका डील किया गया आर्टिकल 271 में। स्टेटमेंट बी के बारे में आपका डील किया गया आर्टिकल 269 एंड जो इनकम टैक्स वाला हो गया उसके बारे में कहाँ डील किया गया आपका, आर्टिकल 270 में। तो हमारा इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन एंड रीज़न है। असर्शन क्या कह रहा है आपका, द सेकेंड कमीशन ऑफ सेंट्रल रिलेशंस विच was constituted by the government of India by amending the constitution of India and thus a constitutional status was bestowed on it। तो देखिए सेकेंड कमीशन आपका कौन है, सेकेंड कमीशन आप किसको कहते हैं, आपका पुंछी कमीशन को, तो या पंछी कमीशन को। तो जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में कहा गया है, तो क्या किया गया था कि सेकेंड कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कैसे, अमेंड करके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। तो उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करके बनाया गया था, क्योंकि ये जो है स्टेट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको देने के लिए, ताकि वो बेस्ट तरीके से काम कर सके। तो किसी भी कमीशन को क्या आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बनाएंगे, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सुना। तो आप यहाँ आराम से सर्च को इनकरेक्ट करके अपना ए इज़ फॉल्स, केवल आपका ऑप्शन डी में है, तो आप अपना ऑप्शन डी पिक कर सकते हैं। और रीज़न क्या है, issues like role of governor economic and social planning which were a part of terms of reference of the commission are very important issues in the governance of India। तो जो गवर्नर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल प्लानिंग हो गया, वो तो होता ही गवर्नेंस ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इशू। तो आपका रीज़न क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या है, ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो इंडियन फेडरलिज्म के नेचर को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो फर्स्ट क्या है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज आइदर सस्पेंडेड और द पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट आर एक्सटेंडेड ओवर द स्टेट सब्जेक्ट। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाती है तो क्या होगा, जो सेंटर और स्टेट का जो होगा लॉ वो सस्पेंड हो जाएगा, या तो फिर यूनियन पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द रेसिडुअरी पावर इन द यूनियन पार्लियामेंट। जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर होता है रेसिडुअरी, वो किसके पास होता है, यूनियन पार्लियामेंट के पास। और अगर ये रेसिडुअरी पावर के बेसिस पे कोई पर्टिकुलर मैटर होता है तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेती है, सुप्रीम कोर्ट। एंड आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो यूनियन का लॉ है वो वहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट सो रिजॉल्व, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर ऐसा बोलती है पार्लियामेंट को कि आप हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट वो लॉ बनाएगी। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ये एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है उसमें ये चारों आपका सही होगा, क्योंकि ये आपका लेजिस्लेचर रिलेशन के बारे में भी यहाँ डील कर रहा है और एग्जीक्यूटिव रिलेशन के बारे में भी डील कर रहा है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ पे ऑप्शन ए को आराम से पिक कर सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट क्या है आपका, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट में परस्यूड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस फॉर एजुकेशन। तो सरकारिया कमीशन क्या करेगी, रिकमेंड करेगी यूनियन गवर्नमेंट को किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस फॉर एजुकेशन।
तो सरकारिया कमीशन ने ऐसा रिकमेंड किया या नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सरकारिया कमीशन का सारा रिकमेंडेशन हो या फिर कोई भी कमीशन हो, राजमन्नार कमीशन हो गया या आपका सेकंड कमीशन हो गया जिसको पुंछी कमीशन कहते हैं, इसका रिकमेंडेशन हो, तो आपको सारा का रिकमेंडेशन याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो कमीशन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न अभी न्यूज़ में है तो आप उसको याद रखिए और अपना क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इतना स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी भी नहीं पूछती है। आप देखिए यहाँ पे, और आपका सेकंड क्या कह रहा है, ऑल इंडिया सर्विस आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया सर्विस किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस किस में आती है, आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं, क्योंकि कॉन्करेंट में आती है तो इस पर लॉ कौन बना सकती थी, स्टेट भी बना सकती थी, बट स्टेट इसके ऊपर लॉ नहीं बनाती है, सारी लॉ कौन बनाती है, राज्यसभा। तो यहाँ पे 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसा सरकारी कमीशन में ऐसा रिकमेंड तो किया गया था, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.